Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friend, बात करेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से डीपली स्टडी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 60% पेपर यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ यही 10 क्वेश्चंस पढ़ने से। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप इनको बहुत डीपली समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषताएं होंगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हमारा, जिसमें दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यहां पर हम वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों को जानेंगे। फिर हमारा जैन दर्शन की पाठचर्या और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में क्या देन है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, एक से बढ़कर के एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को समझते हुए चलेंगे। फिर हम प्रयोजनवाद को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के सिद्धांत को जानेंगे। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग वर्धा सम्मेलन योजना भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना कहते हैं, बेसिक शिक्षा कहते हैं, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 होगा स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा प्लेटो के दार्शनिक विचार का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से एक से बढ़कर के एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो ये जो नंबर दिया गया है यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। 9628182649। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है और उसके बाद आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं अलग अलग, तो बहुत डीपली नहीं समझेंगे, बस फटाफट रिवाइज करेंगे। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। या हम यूं कहें कि शिक्षा हमारी जो है गर्भ से कब्र तक जाती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, लर्निंग होती रहती है, अधिगम होता रहता है। यह मानव विकास का मूल साधन है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन की अपनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है। जो भी उसका उद्देश्य है वो उसको शिक्षा के माध्यम से ही पा सकता है। इस तरीके से हम फास्ट पढ़ते चलेंगे। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से ही शुरू हो जाती है और माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। जो भी शिक्षा हमको मिलती है पहले माता से ही मिलती है। इसके बाद ही वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। जब बच्चा 2.5 से 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तब बच्चे को एडमिशन कराया जाता है। 3 साल तक बच्चा जो कुछ सीखता है उसमें उसके माता पिता की, पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसमें भी जो माता होती है वही प्रथम गुरु मानी जाती है। जहां वह शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है विद्यालय में। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से और अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, खेलने जाते हैं, वहां भी तो हम सीखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए पास पड़ोस में जाते हैं, वहां भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो समाज से, समाज के सदस्यों से, अपने दोस्तों से, प्लेग्राउंड में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अधिगम होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा के द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, जो हमें प्रकृति से मिली हैं, ईश्वर से मिली हैं,
उन शक्तियों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि की जाती है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, ठीक है, और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। हम सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य कैसे बनते हैं? शिक्षा के माध्यम से बनते हैं। शिक्षा शब्द का सीधा साधा और सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा जिंदगी भर चलता है, हम ये कह सकते हैं। हम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। मैं सीख भी रहा हूं, आपको सिखा भी रहा हूं। हमारा जो टीचर होता है वो जिंदगी भर सीखता है और सिखाता है। हम लोग भाई सीखते का मतलब हम पढ़ते हैं तभी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा टीचर वही होता है जो खुद स्टडी करके पढ़ाने जाता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी शब्द की व्युत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि वो शब्द कहां से आया। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिल करके मानी जाती है। कौन कौन से? एक तो है आपका शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। इन दोनों से मिल करके आपकी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। जिसमें ये जो आप शिक्ष देख रहे हैं, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, या यूं कहें कि अध्ययन करना। साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। ओके, तो इस तरीके से आपने शिक्ष का अर्थ समझ लिया और साक्ष धातु का भी अर्थ आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से। कौन कौन से निम्न शब्द हैं? एक तो एडुकेटम है, एडुशियर है और एडुकेयर है। ओके, एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द हमारा जो ये है एडुकेटम, ठीक है, जिससे हमारा एजुकेशन बना है। ये एडुकेटम हमारा ए और डू को, इन दोनों को मिलने से बना है। यहाँ पे ई का अर्थ होता है अंदर से, डू का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ओके, इस तरीके से ये होता है एडुकेटम, जहां से हमारा एजुकेशन निकल करके आता है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुशियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछ ले तब इतना डिटेल में जाना, वरना इसको जो है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, यानी कि टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप, या विकसित करना, टू रेज। और बाकी एग्जाम के लिए जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़ लीजिए, कम ही रहता है। एडुशियर का अर्थ है विकसित करना या बाहर निकालना। ओके, इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। हमें बाहर से कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें बाहर से जो शिक्षा है वो क्या काम करती है कि हमारे अंदर जो कुछ ईश्वरीय गुण है, जो हमें प्राकृतिक गुण मिले हैं, उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। हमारी अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। ओके, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार जो परिभाषा कही गई है, इसमें कहा गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा गया है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, केवल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेना ही सर्वोच्च शिक्षा नहीं है, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में जो एक तादात्म्य, जो एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है, वही शिक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शिक्षा का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लिया और हमने शिक्षा की परिभाषाएं समझ ली। शिक्षा की विशेषताएं समझेंगे अब। ओके, देखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है, जहां पे हम जानबूझ करके कोई काम करते हैं, चेतना में आकर के, है ना, मतलब एक सक्रिय होकर के काम करना, एक चेतना में आकर के काम करना कहलाता है। जैसे शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह जानबूझकर और प्रयास सहित चलाई जाती है। जहां हम खुद प्रयास करते हैं, जानबूझ करके जो काम किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि हम सचेत होकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। और जो शिक्षा है, इसकी विशेषता यह भी है कि यह विकास की एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है?
यह है विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा? शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सर्वांगीण का मतलब होता है जैसे शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, राजनीतिक, हर तरीके का विकास इसमें आ जाता है। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता, बल्कि अंदर से विकास होता है। हमारे अंदर जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको डेवलप किया जाता है, बाहर से कुछ भी नहीं थोपा जाता। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है। शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास हो पाता है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कैसे है? शिक्षा की प्रक्रिया में दो धुरियां होती हैं, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक के बिना भी शिक्षण की प्रक्रिया नहीं चल सकती और विद्यार्थी के बिना भी शिक्षक किसको अपनी कथा सुनाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है दोनों का। शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसका जो, या यूं कहें कि जो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा होती है उसका एक समय होता है। व्यापक अर्थ में जो शिक्षा होती है उसका कोई समय नहीं होता, हम जीवन भर सीखते हैं। शिक्षा के व्यापक एवं वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने भी पढ़ा कि शिक्षा की दो धुरी होती है, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ओके, जो मनोवैज्ञानिक इसकी जो पक्ष होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें जैसे जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग हैं, प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है और आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो पक्ष होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जो है शिक्षा का अर्थ हमने समझा, शिक्षा की परिभाषाएं समझी और शिक्षा की विशेषताएं, ये हमने इसमें कंप्लीट किया है। अगर इसको आपने अच्छे समझ लिया तो शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ जाए यही कंटेंट उसमें आप चिपका देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिलॉसफी। सबसे पहले इसकी अवधारणा समझते हैं। जहां लिखा हो क्या समझते हैं, अवधारणा लिखिएगा 4 लाइन में। ठीक है, बहुत अच्छा। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसा है कि अब आप यहाँ पे निबंध नहीं लिख रहे हैं कि जिसमें आप निष्कर्ष लिखेंगे हर क्वेश्चन में आप कंक्लूजन लिखेंगे, ये निबंध लेखन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मैसेज करते हैं स्टूडेंट्स, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं। तो प्यारे दोस्तों एक एक को हम रिप्लाई नहीं कर सकते कि जो है नहीं बेटा नहीं लिख सकते। आप देखिए जितना पूछ रहा है, अब आप जैसे अर्थ लिखा, आपने परिभाषाएं लिखी, विशेषताएं लिख दी, अब उसमें निष्कर्ष लिखने की कहाँ से आवश्यकता पड़ गई, है ना। खाली टाइम वेस्टिंग है, आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, जितना पूछा जाए उतना लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो अवधारणा समझेंगे। दर्शन से आप क्या समझते हैं, अवधारणा, कॉन्सेप्ट देखिए। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। सत्य के प्रति, सत्य को जानने की जो हमारी जिज्ञासा होती है, जो हमारी इच्छा होती है, क्या है ये उसकी पूर्ति करता है। कौन? दर्शन। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है कि इसमें यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है, रियलिटी क्या है ना, उसको जानने का प्रयास करता है जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है। मनुष्य के अंदर फैक्ट्स को जानने की जिज्ञासा रहती है, तथ्यों को जानने की जिज्ञासा रहती है, संदेह और आत्मिक अशांति रहती है। जब तक हमें सटीक जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक हमें पूरा जो है हम शांत नहीं हो पाते, हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, है ना। जानने के बाद वो संतुष्टि महसूस करता है, यही दर्शन है। ठीक है, इट इज फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। दर्शन का अर्थ अब हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य
धातु के करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लग करके हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्या? ज्ञान। ठीक है। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या फिर ज्ञान से प्रेम हुआ। ओके। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन कहलाता है। सत्यता को जान लेना ही दर्शन कहलाता है। ओके, इट इज क्लियर? बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। हमने दर्शन का अर्थ समझ लिया, अब हम दर्शन की परिभाषा को समझते हैं। अरस्तु कहते हैं दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, रियलिटी को समझ पाता है वो, है ना। और प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। सत्य को पहचान लेना ही दर्शन है। ठीक है, तथ्य को जान लेना ही दर्शन है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, तो हमने इसमें अवधारणा लिखी, हमने इसमें अर्थ लिखा और हमने इसमें परिभाषा लिखी। ओके, इतनी चीजें आपको लिखनी है। अगर यहाँ पे लिखा हो क्या समझते हैं, ठीक है, या इसके संप्रत्यय को समझाइए, दर्शन के प्रत्यय को समझाइए, तब भी आप यही लिखेंगे। अब हम शिक्षा और दर्शन के बीच जो संबंध है उसको समझते हैं। देखिए, दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। दर्शन व शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, क्लोज रिलेशन है दोनों में, और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। जो दर्शन है ये विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन विचारों को जन्म देता है, दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने का काम करती है। शिक्षा उनको एक्टिवेट करती है, उन विचारों को। ठीक है, जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। ओके, जॉन डीवी ने बात कही है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। शिक्षा से संबंधित जो मूल प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कौन देता है? दर्शन के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाते हैं। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन ही दर्शन शास्त्र है, जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने दर्शन और शिक्षा का संबंध भी समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे हम वेदांत दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेदांत दर्शन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। वेदांत दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनको समझते हैं। क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है ब्रह्म की अवधारणा। क्या है ब्रह्म की अवधारणा में? शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। क्या? जो हमारा ये वेदांत दर्शन है इसमें शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। शेष सभी वस्तुएं, ईश्वर, जीव, जगत, ये सब प्रपंच कहा है उन्होंने कहा शंकराचार्य ने कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब प्रपंच हैं। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः, यानी कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत झूठा है और जीव और ब्रह्म भी अभिन्न है। ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ओके, तो ये पहला सिद्धांत था, ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ ब्रह्मा। दूसरा है जगत की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ड। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी कि जगत जो है वो परिवर्तनशील है, उसका निर्माण भी होता है, नाश भी होता है, यानी कि ये जगत परिवर्तनशील है। जो चीज जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से जगत क्या है? सत्य है, क्योंकि इसी जगत में रह करके मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी कर पाता है।
अगला सिद्धांत है माया की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ माया। आदिकाल से ही परम तत्व यानी परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है। परमात्मा के साथ एक परम शक्ति है जो विद्यमान है, वो क्या कहलाती है? माया कहलाती है, और इसे अविद्या भी कहा जाता है। माया यानी कि अविद्या के कारण जीव यह भूल जाता है कि ईश्वर जो है वह उसका सृजनकर्ता यानी कि वही उसका पिता है, अथवा उसका उससे कोई संबंध है, कोई ना कोई उसका रिलेशन है। इसी के फलस्वरूप जीव स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान बैठता है और अपने शरीर, मन, इंद्रियों से सिमट जाता है। ठीक है, तो इसमें माया का जो कॉन्सेप्शन ऑफ माया है वो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जीव संबंधी अवधारणा क्या है? अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव यानी कोई भी प्राणी माया की ही रचना है, इसलिए जीव का कारण माया यानी कि अविद्या है। जीव का कारण क्या है? माया है, जिसे अविद्या भी कहा जाता है। अज्ञान या माया के कारण जीव स्वयं को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है कि मैं अपने शरीर का स्वामी मैं ही हूं। ऐसा क्यों करता है? वो अज्ञान के कारण करता है, माया के कारण ऐसा करता है। इंद्रियों द्वारा शरीर जो भी कर्म करता है उसे यही माना जाता है कि जीव ने किया है। काम किसके द्वारा किया जाता है? इंद्रियों के द्वारा। जीव क्या मानता है कि ये काम मैंने किया है। क्यों मानता है? वो अविद्या के कारण, माया के कारण। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीव और ईश्वर का जो है देखिए, जब ब्रह्म सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। जब ब्रह्म सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, ईश्वर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। क्या? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए तो कहा गया है कि जीव में भी भगवान होता है, ईश्वर होता है ना, परंतु सांसारिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, सांसारिक दृष्टिकोण से अंतर है। दोनों का संबंध माया से होता है। ईश्वर माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखता है, जबकि जीव माया से नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म और जीव की बात करते हैं। ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न हैं। जिस प्रकार अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियों अग्नि से अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्म से अभिन्न है, यानी भिन्न नहीं है। ठीक है, जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद दिखाई देता है वो भी सत्य नहीं है। दोनों का भेद क्या है? व्यावहारिक है। आत्मा की अवधारणा समझते हैं। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को ही परम तत्व कहा गया है। क्या? अद्वैत वेदांत में जो आत्म तत्व है या ब्रह्म तत्व, उसको ही परम तत्व कहा गया है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा हमारी अजर और अमर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछ रहा था हमसे कि जो वेदांत दर्शन है उसके सिद्धांत क्या है। तो ये इसके सिद्धांत है, आपको सिद्धांत इसके बहुत अच्छे तरीके से याद करने होंगे। अब देखिए, जैन दर्शन की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में क्या देन है, यानी कि आपको जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है वो लिखना है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या है वो आपको लिखनी है। चलिए, जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम देखिएगा। जैन दर्शन में आत्मा तथा जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। क्या? आत्मा और जगत दोनों को वास्तविक माना गया है, दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया है। जो भी शैक्षिक पाठ्यक्रम है जैन दर्शन के अनुसार, उसमें सांसारिक वस्तुएं प्लस जो आध्यात्मिक विषय हैं, सांसारिक विषय प्लस आध्यात्मिक विषय, दोनों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया है। जैन पाठ्यक्रम में एक और जगत का ठोस ज्ञान जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसके रहस्यों का उद्घाटन तथा जीवन की सुविधाएं जुटाने में इसका उपयोग करने पर भी बल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इससे बचने और उसके माध्यम से होने वाले जो कार्य हैं, जो कषाय हैं, उनका त्याग करने का भी आग्रह दिखाई देता है।
देखिए जैन दर्शन में जीव जो है वह द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व तथा नैतिक जीवन का अध्ययन शामिल है। जैन दर्शन में जो जीव द्रव्य है उसके अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से उसका संबंध, आत्मा को शरीर से बांधने वाले जो तत्व हैं, इनका और नैतिक जीवन का अध्ययन इसमें शामिल होता है। जैन दर्शन के अनुसार अब शिक्षण विधियों की बात करेंगे। ये जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम था। देखिए जो शिक्षण विधियां हैं इसमें समझते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, एक नहीं कई विधियां हैं। जैसे पहला मति ज्ञान, जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके 4 रूप हैं। कितने? 4 रूप हैं। कौन कौन से? पहला प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया गया ज्ञान, जैसे हाथ से छूकर कठोर या मुलायम होने का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान जिसको हम सामने देख सकते हैं या टच फील कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी में आता आपका प्रत्याभिज्ञान आता है। 2 या 2 से अधिक समान या विरोधाभासी, समान हो या विरोधाभासी, एक दूसरे के विपरीत वस्तुओं के प्रस्तुत होने पर श्रेष्ठ वस्तु को पहचान लेना ही प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। 2 चीजें आपके सामने प्रेजेंट हैं, उसमें से आप बेस्ट वन चूज करते हैं, वो क्या है? प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। दूसरी इसमें आपकी स्मृति है। हम अभी पहले ही पढ़ रहे हैं, जो मति ज्ञान है ये उसके पार्ट हैं। ओके, देखिए स्मृति, देखिए वस्तु के आंखों के सामने, वस्तु को आंखों के सामने उपस्थित न होने पर समाज वस्तु को देख करके जो साहचर्य, जो सामंजस्य या स्मृति द्वारा किसी वस्तु को जान लेता है, वही स्मृति है। ओके, तर्क क्या है? इसमें अनुमान अथवा प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान आता है। जैसे धुआं देख करके आग लगने का अनुमान लगा लेना तर्क के अंतर्गत आएगा। तो ये 4 पार्ट हमारे फर्स्ट वन के थे, मति ज्ञान के, जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा है हमारा श्रुति विधि। यह लक्षणों, प्रतीकों अथवा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। यह विधि भी 4 प्रकार की होती है। कैसे? इसमें पहले तो आपका लब्धि आता है, यानी 2 शब्दों या घटनाओं के साथ साचर्य स्थापित करना लब्धि कहलाता है। भावना, इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन द्वारा सुनी हुई, पढ़ी हुई पाठ्यवस्तु को छात्र समझने का प्रयास करता है। उपयोग, इस विधि के अंतर्गत करके सीखने को अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग को। नय क्या है? नय एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के बारे में स्टेटमेंट करते हैं। एक वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं कि वही चीज जिसको हम पॉजिटिवली देख रहे हैं, आप उसमें नेगेटिव चीजें देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए उचित है हो सकता है आप उसको गलत ठहरा दें। तो ये क्या है? हर एक चीज को देखने का अपना अलग नजरिया होता है। स्वाध्याय विधि क्या कहती है? स्वाध्याय का अर्थ उस ज्ञान से है जो आत्मा के लिए उन्नतिकारी है। स्वाध्याय के लिए जैन दर्शन में 5 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 तो वचना, जिसमें स्वयं अध्ययन करना। प्रश्ना, जो कुछ पढ़ा और समझा है उस पर गुरु से प्रश्न पूछ करके शंकाओं का समाधान करना प्रश्ना कहलाता है। परिग्रहण, पठित वस्तु की पुनरावृत्ति, जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना परिग्रहण कहलाता है। अनुप्रेक्षा, पठित वस्तु का बार बार चिंतन और मनन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ठीक है, ये शिक्षण विधि है कि बच्चे को इस तरीके से सिखाओ कि बच्चा चिंतन करे, मनन करे और बच्चा रिवाइज करे। जो कुछ पढ़ा समझा है टीचर से प्रश्न पूछ करके अपनी शंकाओं का समाधान करे, खुद अध्ययन करे। इस तरीके से शिक्षण विधि होनी चाहिए। अगली जो विधि उन्होंने बताई धर्म कथा। पठित वस्तु, जो भी आपने विषय वस्तु पढ़ा है उसके विषय में दूसरों के साथ परिचर्चा करना। जैसे इसमें आपका, ठीक है, ये आपका पार्ट किसका था? ये पार्ट था आपका स्वाध्याय विधि का। ओके, 3 विधि हो गई। अब देखिए चौथी विधि क्या थी? अंतर्दृष्टि विधि। जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। यह है इंद्रिय जनित ज्ञान है जो देश और काल की परिधि से परे होता है। मनः पर्याय विधि, इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान तथा अतीत जो समय बीत गया उसके विचारों और मनोभावों को जान सकते हैं मनः पर्याय विधि के द्वारा। कैवल्य ज्ञान विधि,
यह उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हमारा, जिसमें क्या पूछ रहा था कि जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है और शिक्षण विधियां क्या हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार ये पाठ्यक्रम है हमारा, और ये शिक्षण विधियां हैं मति ज्ञान, जिसमें 4 रूप हैं। फिर दूसरा श्रुति विधि, जिसमें हमारे 4 प्रकार की होती है। फिर स्वाध्याय विधि आती है, जिसमें शायद 5 प्रकार हैं, हाँ ठीक है। और फिर हमारी अंतर्दृष्टि मनःपर्याय कैवल्य विधि है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिएगा, समझते हैं आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा, आदर्शवाद हम पहले ही पूरा पढ़ा चुके हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी एक बार बस फटाफट रिवाइज करते हैं, रीड करते हैं, ठीक। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो शब्द इसमें आइडिया हो गया, दूसरा इज्म हो गया। बीच में जो एल इसमें लगता है आइडियलिज्म कहने के लिए, एल जो लगा है वो केवल इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए लगा दिया गया है। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद, तो इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाकी नाम इसका प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद भी है, लेकिन हम लोग इसको आदर्शवाद के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि जो विचार हैं वही सत्य हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। आदर्शवाद वो दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। आदर्शवादियों का क्या विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वो अवश्य ही आध्यात्मिक और मानसिक है। उनका ये भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का एक क्या है, साकार रूप है जो हमें सामने दिखाई देता है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी, मेंटलिस्ट, आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना अधिक ठीक होगा। जो आदर्शवादी हैं उनको मनवादी या आध्यात्मवादी कहना ज़्यादा उचित होगा। एडम्स के अनुसार कहा गया है आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। हॉर्न के अकॉर्डिंग कहा गया है आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का, जो आदर्शवादी शिक्षा दर्शन है वह मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का एक विवरण है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। अब इसके जो सिद्धांत हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है आदर्शवाद में। ओके, आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है। भौतिक जगत इसमें मिथ्या बताया गया है। मानव व्यक्तित्व में विश्वास, आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। वो मानते हैं कि जो मनुष्य है यह ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। जो मनुष्य है किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, और नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा जो दूसरे जीव हैं उनसे हम अपने आप को अलग कर पाते हैं। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ही परिणाम है। ठीक है। तीसरा सिद्धांत कहता है अनेकता में एकता। इसका मतलब है आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। क्या ये जो उनका कहना है कि समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है और इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है। कोई एक ऐसी शक्ति है जो सेंटर में है और पूरे संसार को संचालित कर रही है और क्रियाशील भी है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एकत्व के सूत्र में बांधता है। हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक हैं। फ्रोबेल का कथन है, स्टेटमेंट है कि इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। यही एकता क्या है? परमात्मा है।
आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत, एक सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। क्या है जीवन का परम लक्ष्य? क्या है? जो भी आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको प्राप्त करना, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों कौन कौन? सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति में मानव के मन की 3 क्रियाएं कौन कौन? ज्ञान, अनुभव और इच्छा भी इसमें शामिल होती हैं। जैसा कि जे.एस. रॉस ने कहा है, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम ये निरपेक्ष गुण माने गए हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है। कि भाई हर एक चीज अपनी आवश्यकता के कारण ही वो वहां पे प्रेजेंट है और अपने आप में पूर्णतः वांछनीय है। अगला जो सिद्धांत है वो कहता है नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया है। कैसे? आदर्शवादियों ने नियामक व सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। ठीक है, नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र ये भी आते हैं। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ये सभी विशेष में सम्मिलित हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या भी कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ सिद्धांत थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आदर्शवाद का हमने अर्थ पढ़ा, आदर्शवाद की परिभाषाएं पढ़ी और उसके बाद आदर्शवाद के सिद्धांत भी पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है, मानव व्यक्तित्व में विश्वास है, अनेकता में एकता है और आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास है। ठीक है, और नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर भी बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? इनके उद्देश्यों को समझते हैं। किसके अनुसार है? ये प्रकृतिवादियों के अनुसार बात करेंगे हम। जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। देखिए, जीवन जो है वो संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री डार्विन के अनुसार संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए हम अपना जीवन जो है वो संघर्ष के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। अपना अस्तित्व अगर आपको बनाए रखना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस शक्ति का विकास करना भी होना चाहिए जिसके कारण वह जीवन संघर्ष में सफल हो सके। सुख प्रदान करना। जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव के वर्तमान सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना है। क्या? जो जैविक प्रकृतिवादी हैं उनके अनुसार ये कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है जो वर्तमान सुख है हमारा उसको प्राप्त करना है, सुरक्षित रखना है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि वर्तमान में जो सुख है उसको जो है प्राप्त करना है, फिर उसको सुरक्षित भी रखना है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतीकरण होता है। प्रसिद्ध विद्वान मैकडूगल उपयुक्त सुख दुख के सिद्धांत से सहमत नहीं है। वह सुख दुख को प्राकृतिक प्रक्रिया का ही परिणाम मानता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों को शोधन एवं उचित दिशा में मार्गांतीकरण करना है। अगला सिद्धांत कहता है उद्देश्य आत्मसंतोष और आत्मसंरक्षण प्राप्त करना। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों को विकसित करना है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मसंरक्षण, अपनी आत्मा की रक्षा करना और आत्मसंतोष जो है सेटिस्फाई जिसे कहते हैं प्राप्त करने में सहायता देना, सेटिस्फैक्शन लेना। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा होती है। जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण। देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक तथा जातीय विरासत के रूप में मिली हुई संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। तो ये क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन को संघर्ष के लिए प्रस्तुत कर देना, सुख प्रदान करना। ठीक है, प्रकृतिवादी केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतीकरण करना, आत्मसंतोष और आत्मसंरक्षण प्राप्त करना। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना और रक्षा करना अपने
व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना, जातीय संप्राप्तियों का भी संरक्षण करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। यहां से आपको एक परिभाषा लिखते हुए इसके भी आपको सिद्धांत लिखने हैं। किसके? प्रयोजनवाद के सिद्धांत। देखिएगा, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति पेरिनेशन ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिको से मानी जाती है। इतना ध्यान रखिए, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिको से मानी जाती है। प्रैग्मेटिको शब्द प्रैग्मा पैरामेटोस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है अ थिंग डन, यानी कि किया गया कार्य। अ बिजनेस डीड एक व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन एक प्रभावी कार्य। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है। आप पढ़ चुके होंगे, मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता। फ्रेंच भाषा में प्रैग्मेटिक शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। उपयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट होता है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यावहारिकता और उपयोगिता। प्रैग्मेटिज्म जो है वो वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर हो पाता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। कई नाम हैं। जेम्स वी प्रेट के अनुसार कहा गया है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। कौन? जेम्स वी जो है प्रयोजनवाद। विलियम जेम्स के अनुसार क्या कहा गया है? प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। प्रयोजनवाद क्या है? मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। क्या? प्रयोजनवाद। ओके, तो आपने प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा तो लिख दी, अब आपको सिद्धांत भी लिखने पड़ेंगे, तो सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा, प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यह है, क्या? अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। अनुभव और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे, वही सत्य है। भाई जो सिद्ध ना कर पाए वो काहे का उत्तम सिद्ध है। इनके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से? जो सिद्धांत काम करते हैं वही सत्य हैं। अब भाई वो जो फालतू के सिद्धांत है, जो कहीं यूज नहीं होते, जो काम नहीं करते, जिनको हम अप्लाई नहीं कर सकते, बेकार हैं। मानव प्रयासों को अत्यधिक महत्व देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना भी चाहिए। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं बल्कि जीवनगत अनुभव है। मानव अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक होता है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रथाओं और परंपराओं का विरोध और लचीलेपन पर विश्वास होना, ये क्या है? ये प्रयोजनवाद के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, और आपने प्रयोजनवाद का अर्थ व परिभाषा भी समझ ली। बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं हम, समझ नहीं रहे, बस फटाफट पढ़ते जा रहे हैं ताकि हम रिवाइज कर पाएं चीजों को। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पर टिप्पणी देखिए। गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। कब की बात है? अक्टूबर 1937 की बात है। ठीक है, उसमें इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना की संज्ञा देते हैं। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा का बेस क्या है? एक बेसिक क्राफ्ट। और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य केवल मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि उसके आधार पर हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसके मानसिक स्तर तक पहुंचाना है। उसको कहां तक पहुंचाना है? मानसिक स्तर तक। और साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा का उन्नयन करना भी है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। क्या सिद्धांत बताए हैं? नंबर 1 तो शिक्षा को 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क बनाया जाए, जिससे क्या हो कि धनी और निर्धन वर्गों के छात्रों के समान रूप से शिक्षा दी जा सके। जब शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी, निःशुल्क हो जाएगी, तो उससे सभी बच्चे पढ़ पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे।
विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल को बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें सभी शिक्षित व्यक्तियों के अंदर उत्पादक कौशल को उत्पन्न करने और करने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। बुनियादी शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा के द्वारा छात्रों से विभिन्न प्रकार का सामान बनवाया जाता है, अलग अलग प्रकार की चीजें बनवाई जाती है, जिसमें जैसी प्रतिभा उससे उसी प्रकार का सामान बनवाया जाता है, जिसे बेच करके वो धन उपार्जन करते हैं, ठीक है, और विद्यालय की आय में वृद्धि होती है। गांधी जी ने इस विचार पर भी बहुत बल दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे कि जो बुनियादी शिक्षा है इसके माध्यम से हम आइडियल सिटीजन क्रिएट कर पाए, निर्माण कर पाए उनका, जिनमें व्यक्तिगत गरिमा और दक्षता हो, जो सबके साथ में मिलजुल करके काम कर सकें। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हम गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना पढ़ रहे थे, जिसको बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं। और अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे कि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कैसा हो जाए, आत्मविश्वासी, उसे अपने आप पर विश्वास हो जाए, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, है ना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस तथ्य पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविकता, मर्यादा स्थापित करने वाली और सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता जो धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थित करे और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसके चरित्र का भी विकास करे, है ना। शिक्षा दर्शन के कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं, कैसे देखिएगा, समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा दर्शन के कुछ फैक्ट्स हैं। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। स्वामी विवेकानंद जो थे, मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित जो पद्धति उन्होंने प्रचलित की थी, ये उसके विरोधी थे स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं को की संख्या बढ़ाना था, न कि व्यक्ति का विकास करना। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में ला सकता है या लाता है। स्वामी जी के शब्दों में, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है शिक्षा से, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में क्या कहा गया है, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। सिद्धांतों ने क्या किया, संपूर्ण देश का विनाश कर दिया। ये क्या थे, ये स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन था। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, प्लेटो के दार्शनिक विचारों को समझेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स की करवा देंगे। प्लेटो का दर्शन देखिए, प्लेटो का आदर्शवाद। प्लेटो आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक था। उन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त करना निर्धारित किया और दूसरा उनको जीवन में ढालना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के लोकों में विश्वास। क्या, जो प्लेटो का दार्शनिक विचार क्या था, दो प्रकार के लोकों में विश्वास। प्लेटो दो प्रकार के जगत में विश्वास करते हैं। कौन कौन से, पहला तो है विचार लोक, जिसको हम आध्यात्मिक जगत भी कह सकते हैं। दूसरा है ज्ञान लोक या भौतिक जगत, जिसे इंद्रिय जगत भी कहा जाता है। सेकंड वन इज आत्मा की अमरता। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है तथा
विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर में इस संसार में आ जाती है। यहाँ प्लेटो के विचार भारतीय आस्तिक दर्शन के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। ज्ञान संबंधी दर्शन देखिएगा, प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है। प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है और मनुष्य को सत्य का अन्वेषक कहा है कि जो मनुष्य है वह सत्य का अन्वेषक है। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता। उसके अनुसार ज्ञान के 3 रूप हैं। कौन कौन से? इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान और विवेक अर्जित ज्ञान, जिसको हम अपने विवेक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? प्लेटो का दार्शनिक विचार। तो दार्शनिक विचार जो है, प्लेटो का दार्शनिक विचार 4 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है हमारा प्लेटो का आदर्शवाद, दूसरा है 2 प्रकार के लोकों में विश्वास, तीसरा है आत्मा की अमरता और चौथा क्या है हमारा ज्ञान संबंधी दर्शन। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं और अगर आपने अभी तक नोट्स ना लिए हो तो और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं, ये जो PDF रहेगी, ये भी पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड की जाएगी। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।